हेलो दोस्तों, आज अपन भारतीय समीक्षा आर्थिक समीक्षा जो निकली है 2025-26 की, उसकी बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी भारतीय बजट के बारे में, जो कि एक साल आगे चलता है और वो अपने पूर्व अनुमान होते हैं कि आगे अपन क्या करेंगे। लेकिन जो आर्थिक समीक्षा जो होती है वो अपने पिछले साल का जो रिकॉर्ड होता है कि पिछले साल अपन ने क्या किया है। आर्थिक समीक्षा एक साल आगे चलती है और आर्थिक समीक्षा जो होती है एक साल पीछे चलती है और बजट जो होता है एक साल आगे चलता है, ये याद रखना है। अब अपन आर्थिक समीक्षा 2025-26 की बात करते हैं, जो भारत की है। भारत की पहले क्या होता था, बजट और इको सर्वे जो है आर्थिक समीक्षा दोनों साथ में आते थे। 1950 से लेकर 1951, 1950-51 वाली जो आर्थिक समीक्षा आती थी वो साथ में आती थी, लेकिन 1964 में ना दोनों अलग अलग पेश होने लगी आर्थिक समीक्षा। ये थोड़ा इतिहास है, उसके बारे में पढ़े। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पहले साथ में आते थे, लेकिन अब 1964 के बाद में 2 दिन पहले या 1-2 दिन पहले जो है आर्थिक समीक्षा आ जाती है। बजट उसके बाद में आता है 1 तारीख को। जैसे अभी इकोनॉमी सर्वे जो आया था 29 जनवरी को आया था, लेकिन अपना जो भारतीय बजट आया था ना वो आया था 1 फरवरी को। अगर इकोनॉमी सर्वे तैयार कौन करता है बात करें तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है, और वित्त मंत्रालय के अधीन जो है आर्थिक कार्य विभाग वो करता है, और आर्थिक कार्य विभाग के भी अधीन होता है आर्थिक प्रभाग का जो एक होता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा ही ना अपना इको सर्वे तैयार किया जाता है, और इनके नेतृत्व में ही इको सर्वे तैयार होता है। अभी वर्तमान में अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वी अनंत नागेश्वरम, ये नाम याद रखना, अपने क्वेश्चन आ सकता है। वी अनंत नागेश्वरम जो कि अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार है, इको सर्वे उन्होंने ही तैयार किया है। लेकिन प्रस्तुत जो कौन करता है संसद में, तो प्रस्तुत जो है वित्त मंत्री करता है, वो जो अपनी निर्मला सीतारमण है। अगर जीडीपी की बात करें अपने जीडीपी की, तो जीडीपी की बात करें तो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर अलग अलग होता है। स्थिर कीमत यानी 2011-12 पे तय की गई है, ये बात याद रखनी है। स्थिर कीमतों पर जो है 2025-26 में अपने भारत की जो जीडीपी है 201.89 लाख करोड़ की जीडीपी है। और प्रचलित कीमतों की बात करें तो 357.14 लाख करोड़ की जो है अपनी जीडीपी निकलती है। इनकी वृद्धि दर की बात करें 2025-26 में तो 7.4% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर जीडीपी की, और 8% की वृद्धि जो हुई है अपने प्रचलित कीमतों पर जीडीपी की हुई है, ये बात याद रखें। और अनुमानित जो 2026-27 में अपनी कितनी जीडीपी रह सकती है उसका अनुमान लगाया गया। स्थिर कीमतों पर बताया गया कि 6.8 से 7.2 के बीच में जीडीपी रहेगी, और प्रचलित कीमतों पर जीडीपी जो है 10% के बराबर जो है पहुंच जाएगी अपनी। आईएमएफ की रिपोर्ट आई जिसमें नॉमिनल जीडीपी में भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। नॉमिनल जीडीपी जो है आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान तो अमेरिका का है और चौथा स्थान अपना भारत का है। आईएमएफ रिपोर्ट की बात की जाए तो क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपी मॉडल जो है क्रय शक्ति क्षमता में जो है भारत का स्थान तीसरा स्थान है, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता में इसमें फर्स्ट स्थान जो है चीन का आता है, यह बात याद रखनी है। भारत में जो है जीएसडीपी के अनुसार प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र आता है, जबकि राजस्थान का जीएसडीपी में जो है 7वां स्थान आता है अपने पूरे भारत में। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटल इनकम की बात करें तो स्थिर कीमतों पर वही और प्रचलित कीमतों पर वही है। स्थिर कीमतों पर 2011-12 अपन ने इधर लिया था वो का वही यहाँ पे भी 2011-12 वाली ही है, और अभी बाद में चेंज होगी, लेकिन अभी 2011-12 ही याद रखना है अपन को। 2025-26 की बात करें तो स्थिर कीमतों पर 1.22 लाख की 22 लाख जो है 1.22 लाख पर कैपिटल इनकम है, और प्रचलित कीमतों पर जो है पर कैपिटल इनकम 2.20 लाख है। अगर वृद्धि दर की देखी जाए तो स्थिर कीमतों पर 6.3% की वृद्धि दर देखी गई है पर कैपिटल इनकम में, और प्रचलित कीमतों पर अगर पर कैपिटल इनकम में अगर वृद्धि दर देखी जाए तो 6.9%। आसानी से याद होगी 6.3 और 3 में 6 जोड़ दे 6.9%, आराम से वृद्धि दर याद हो जाएगी आपको। विश्व बैंक के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम आय ग्रुप में है। विश्व बैंक के अनुसार जो है भारत निम्न मध्यम आय ग्रुप में है, याद करना है। पीसीआई यानी पर कैपिटल इनकम में सर्वाधिक और न्यूनतम। पर कैपिटल इनकम में जो सर्वाधिक वाला राज्य जो है वो सिक्किम राज्य है, जबकि पर कैपिटल इनकम में जो है न्यूनतम, जिसकी पर कैपिटल न्यूनतम है वो है बिहार राज्य। जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी बराबर जो है जीवी है प्लस अप्रत्यक्ष कर जो टैक्स जोड़ते हैं अपन वो, और उसके बाद जो है सब्सिडी को माइनस करते तो अपनी जीडीपी निकलती है।
जीवीए जो है क्षेत्रवार योगदान बताता है। जीवीए जो होता है क्षेत्रवार योगदान बताता है, जिसमें अपने कृषि आता है, उद्योग आता है और एक और अपने सेवा क्षेत्र आता है, ये जीवीए होता है। जीवीए में अगर अपन प्रत्यक्ष कर जोड़ते हैं, टैक्स जोड़ते हैं और उसमें से सब्सिडी घटा देते तो अपना जीडीपी निकलता है, ठीक है। जीवीए अपना क्षेत्रवार योगदान बताता है। जीवीए की अब अपन बात करते हैं। जीवीए का योगदान जो है, जीवीआई में जो ग्रोथ रेट रही है वो 7.3% की ग्रोथ रही है अपनी इस आर्थिक समीक्षा में 2025-26 की। अगर जीवीए के क्षेत्र बताए तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, 3 क्षेत्र अपने निकलते हैं, जिसमें नॉमिनल जीडीपी की बात करें कृषि क्षेत्र की तो 15.2% है, उद्योग क्षेत्र की 24.3% है और सेवा क्षेत्र की जो 51.1%, यानी सर्वाधिक जो है सेवा क्षेत्र की नॉमिनल जीडीपी है और न्यूनतम जो है कृषि क्षेत्र के नॉमिनल जीडीपी में है। जीवीए क्षेत्रवार योगदान की मैं बात करूँ वृद्धि दर की, क्षेत्रवार में वृद्धि दर जो हुई है, कृषि की वृद्धि दर रही है 3.1%, उद्योग की वृद्धि रही है 6.2% और सेवा सेक्टर की जो रही है 9.1%। आराम से याद होगा 3, 6 और ये 9 और 1, 2, 1 आसानी से याद हो जाएगी। कृषि सेक्टर की बात करो तो कृषि में जो है 15.2% है, जो कि अपने नॉमिनल जीडीपी के 15.2% अभी अपना पड़ा। 2020 से 2024 के अनुसार कृषि में वृद्धि दर की बात की जाए तो 2020 से 2024 तक जो 5 सालों का जो आंकड़ा है उसमें वृद्धि दर की बात की जाए, मत्स्य पालन पहले पे आता है, फिर पशुपालन आता है, फिर फसल आती है और फिर कृषि आता है, फिर फसल आती है। इधर इकोनॉमिक सर्वे में जो 2020 से 2024 तक दे रखा है, जो अपने 5 सालों का जो है 5 सालों का जो है वो उसके घटते क्रम के अकॉर्डिंग है। मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि और फिर फसल आ रहा है 7, 6, 4 और 4%। लेकिन अगर अपन योगदान के आधार पर देखें कृषि सेक्टर में जो है योगदान कितना है, तो कृषि सेक्टर में फसल जो है 54% हिस्सा रखती है, पशुपालन 31% हिस्सा रखती है, वानिकी जो है 7.8% हिस्सा रखती है और मत्स्य पालन जो है 6.6% जो है अपना हिस्सा रखती है। क्षेत्रवार योगदान में ये वाला है और बाकी 2020 से 24 के अनुसार अगर वृद्धि दर पूछ ले तो ये वाला है, लेकिन इसमें वानिकी नहीं दिया था इकोनॉमी सर्वे में, तो अपन इसमें कृषि सेक्टर दिया था वानिकी की जगह, तो अपन ने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब उद्योग सेक्टर की बात करो तो 24.3% नॉमिनल जीडीपी की है। ईवी पंजीकरण यानी ई वाहन में वृद्धि की बात की जाए, अगर उद्योग सेक्टर में ईवी पंजीकरण की बात करो तो ईवी वाहन में जो वृद्धि दर रही है 62.5% की वृद्धि रही है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। उद्योग क्षेत्र के जो है 4 सेक्टर होते हैं, विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विद्युत, खनन एवं उत्खनन, ये जो है इसके 4 सेक्टर होते हैं और इनका योगदान के मैंने घटते क्रम में जमा रखा है। विनिर्माण क्षेत्र का जो है 12.8% है और निर्माण क्षेत्र 7.8% है, जबकि विद्युत क्षेत्र 2.3% है और खनन क्षेत्र जो है 1.4% है। जीडीपी में के अकॉर्डिंग जमा रखा है इसको घटते क्रम में, जीडीपी के घटते क्रम में। और अगर मैं बात करूँ विनिर्माण क्षेत्र में 7% की वृद्धि, निर्माण क्षेत्र में 7% की वृद्धि हुई है और अपने विद्युत क्षेत्र में भी 2.1% की वृद्धि हुई, लेकिन खनन और उद्योग क्षेत्र जो है उसमें 0.7% की नेगेटिव ग्रोथ यानी नकारात्मकता देखी गई है। ये वाले ध्यान रखना, वृद्धि दर में जो है खनन क्षेत्र नेगेटिव रहा है। और इसी के साथ वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंक जो है 38 रही है भारत की, उद्यमशीलता में 12th रैंक रही है, ट्रेडमार्क में जो है 4थी रैंक रही है और 1.5 गुना वृद्धि 5 वर्षों में देखी गई है। पेटेंट में जो है 6th है और 2 गुना की स्थिति देखी गई है। डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो डिज़ाइन में भारत की 7वीं रैंक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो है 3rd रैंक पर रहा है भारत में जो है GCSS 1700, जबकि जनरल AI स्टार्टअप जो है 899 है। ये बात याद रखनी है। उद्यम की बात होगी, चुकी अब सेवा सेक्टर की बात करते हैं। सेवा में जो है वित्तीय, अंचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं, ये जो सेवा सेक्टर के 3 सेक्टर दे रखे हैं, इनका जो है जीडीपी में योगदान देखा जाता है 51.1% जो सेवा सेक्टर का है, लेकिन इनके जो घटते क्रम में बताए जाए तो 21% जो 0.4% सर्वाधिक जो है वित्तीय, अंचल संपत्ति, पेशेवर सेवाएं हैं, 15.8% व्यापार, होटल और ये है, और 13.8% जो लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं हैं।
ये जो सर्वाधिक जो है वित्तीय अंचल संपत्ति पेशेवर सेवाएं हैं, याद रखना है। और वृद्धि दर की अगर हम बात करें 9.9% जो है वित्तीय अचल संपत्ति सेवा पेशेवर, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार दोनों का 9.9% वृद्धि हुई है, जबकि 7.5 वृद्धि के साथ में जो है लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं जो है हुई है। सेवा क्षेत्र का रोजगार में योगदान की बात की जाए तो 30% था, लेकिन सेवा क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में रोजगार योगदान 61.9%, सेवा क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में औपचारिक योगदान की बात की जाए तो 51.7% था। सॉफ्टवेयर में जो है 13.5% योगदान, प्रोफेशनल सर्विसेज जो है 25.9% जो है, ये याद रखना है। 2015 से 2024 तक 393 विदेशी सैटेलाइट भेजे गए, ये वाला इंपॉर्टेंट डाटा ये याद रखना है। 393 सैटेलाइट भेज चुके हैं 2015 से 2024 तक, जब मोदी सरकार अभी भी है वर्तमान में। उसके अकॉर्डिंग जो है पिछले 10 वर्षों का जो है इतने सारे भेज चुके हैं प्रक्षेपण यान, वो याद रखना है आपको। अगर अपन जीडीपी की बात हो गई है, अपनी जीवीए की बात हो गई, पर कैपिटल इनकम की बात हो गई, अब क्या है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा की बात करेंगे अपन। अगर राजस्व घाटा की बात करो तो 1.5% रहा है जीडीपी का। अगर राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति जो अपन ने प्राप्त किया और जो व्यय जो अपन से घटाते हैं तो अपना राजस्व घाटा निकलता है। यानी प्राप्तियां तो कम है और व्यय जो है वो ज़्यादा है, तब राजस्व घाटा निकलता है। और 1.5% अपना राजस्व घाटा याद रखना है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात की जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा जो 0.3% है, जो कि अपना राजस्व घाटा जो कि ये है, राजस्व घाटा में माइनस योजनाएं और व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों को घटाया जाता है। यानी कि अपन ने जो इन्वेस्ट किया है ना, योजना में इन्वेस्ट किया है, पूंजीगत परिस्थितियों में जो इन्वेस्ट किया है, जो अपन ने राज्य को योजना और पूंजीगत परिसंपत्तियों में इन्वेस्ट किया, तो वो अपन ने घाटा तो नहीं किया, वो अपने एक तरह से आगे चल के प्रॉफिट ही देगा। तो उसको जो है घटाने पर, राजस्व घाटा में से उसको घटाने पर अपनी प्रभावी राजस्व घाटा आता है, जो कि अपना एक्चुअल घाटा होता है। लेकिन ये अपना राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा दोनों सेम है, एक बार याद रखना है अपन को। राजकोषीय घाटा की मैं बात करूं तो 4.4% राजकोषीय घाटा रहा है। अगर अपन इसको समझे तो सरकार की ऋण लेने की आवश्यकता है, कुल उधारी जो होती है ना, वो राजकोषीय घाटा होता है, जो कि 4.4% है अपने जीडीपी का। प्राथमिक घाटा राजस्व को घाटा से निकलता है, राजकोषीय घाटा 4.4% है। ब्याज भुगतान जो है 0.8%, जो अपन ने उधार लिया तो उसका ब्याज भी तो देना पड़ता है। तो अपने इसमें प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए अपन को ब्याज का भुगतान जो है, ब्याज भुगतान को माइनस करना पड़ता है, जो अपना प्राथमिक घाटा निकलता है। प्राथमिक घाटा जो है राजकोषीय घाटा 4.4% है, ब्याज भुगतान जो है 0.8% है, ये अपन को याद रखना है। जीएसटी दर जो अपनी अभी नहीं आई है, 18% मानक और 5% जो है योग्यता जो है ये दर, और एक और 40% अवगुणा अतिरिक्त कर वस्तुएं उपकर सहित है। यानी अभी 3 दर चल रही है, 5% की, 18% की और 40% की, ये अपन को याद रखना है। गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष कर की बात करूँ तो 59% है, और अप्रत्यक्ष कर जो है 41% है। तो प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स इसको याद रखना है। 59% तो अपना अप्रत्यक्ष कर है और 41% अप्रत्यक्ष कर है। राजस्व प्राप्तियों जो जीडीपी का जो है 9.1% है, ये बात भी याद रखनी। राजस्व प्राप्तियाँ जो अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, राजस्व प्राप्तियाँ जो है जीडीपी का 9.1% है, ये अपन को याद रखना है। सकल कर राजस्व जीडीपी का जो है 11.5%, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट डाटा है। जीएनपीए 2.2%, ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित होता है। जीएनपीए 2.2% है, जबकि एनएनपीए जो है 0.5% है, ये बैंकिंग सेक्टर का होता है, ये याद रखना है। विदेशी क्षेत्र की बात करूँ तो जो कि अपना 7वां या 8वां लगभग चैप्टर आता है उसमें, इकोनॉमी सर्वे में। कुल निर्यात की मैं बात करूँ, निर्यात जो अपन ने दिया है, भेजा है यहाँ से, जो है 825.3 बिलियन डॉलर है। जबकि कुल आयात जो अपन मंगवाते हैं, आयात जो अपन मंगवाते हैं वो उसकी बात करें 919.9 बिलियन डॉलर, यानी कि मंगवा ज़्यादा रहे और भेज कम रहे, तो अपना जो है व्यापार घाटा हो कुल मिला के, कुल व्यापार घाटा जो है 94.7 बिलियन डॉलर का जो है घाटा हुआ है। लेकिन ये एक्चुअल घाटा नहीं है। अगर अपन देखें तो चालू खाता घाटा जो है 48 बिलियन डॉलर, जो कि अपना एक्चुअल घाटा होता है चालू खाता, इसे क्योंकि अपन ने जो है व्यापारिक घाटा तो ये है और चालू खाता जो है 48 बिलियन डॉलर, लेकिन अपन ने जो है बाहर सेवा व्यापार लाभ कमाया है और रेमिनेंट्स
प्रेक्षित धन जो है रेमिनेंट से भी जो है लाभ कमाया उसको घटाने के बाद जो अपना चालू खाता निकलता है। व्यापार घाटा में से जो अपना सेवा व्यापार और रेजिमेंट्स प्रोत्साहन रेजिमेंट वाला जो है घाटा घटाने के बाद 48 पॉइंट जो अपना घाटा आता है वो चालू खाता घाटा कहलाता है, जो कि 48 बिलियन डॉलर है। अपन को सीधा साधा याद रखना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। भारत का वैश्विक व्यापार में निर्यात में योगदान की बात की जाए, भारत का जो है वैश्विक व्यापार में निर्यात यानी भेजने में जो योगदान की बात की जाए 1.8% है। सेवा निर्यात में योगदान की बात करें तो 4.3% योगदान है। निर्यात वस्तु अपन जो के भेजते क्या है और आयात वस्तु जो अपन मंगाते क्या है, ये है निर्यात यानी भेजना। भेजने की बात करें तो अपन पेट्रोलियम उत्पादन पहले नंबर पे बेचते हैं, घटते क्रम में पहले पेट्रोलियम पदार्थों को बेचते हैं। उत्पाद दूरसंचार उत्पाद दूरसंचार दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर औषधि निर्माण और चौथे नंबर पर इलेक्ट्रिक मशीनरी, ये जो चौथे नंबर पे ये निर्यात यानी कि अपने भेजने से संबंधित है। और आयात जो अपन मंगवाते हैं कच्चा माल क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, कच्चा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं। फिर सेकंड पे सोना पेट्रोलियम उत्पाद, थर्ड पे और फोर्थ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो है वही है। अपन आयात कर की बात करें तो आयात जो अपन मंगवाते हैं, मंगवाने में अपन सबसे ज़्यादा जो है कच्चा पेट्रोल मंगाते हैं यानी क्रूड ऑयल को मंगवाते हैं। और निर्यात में सबसे ज़्यादा जो है अपन पेट्रोल उत्पादन को जो है निर्यात करते हैं। ये वाली यानी क्रूड ऑयल को मंगाया, उसको जो है रिफाइनरी में भेजा और फिर उसके पेट्रोलियम पदार्थ को वापस भेजा। मुख्य व्यापारी हिस्सेदारी की मैं बात करूं, अगर अपने भारत की मुख्य व्यापारी हिस्सेदारी में बात करें जो है यूएसए में है। यूएसए से जो है मुख्य व्यापारिक हिस्सेदारी याद रखनी है। और आयात की मैं बात करें तो चीन है, यानी कि अपन चीन से ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं। आयात में हिस्सेदारी जो है चीन की ज़्यादा, अपन चीन से चीज़ें ज़्यादा मंगवाते हैं। एफडीआई इनफ्लो की मैं बात करूँ तो एफडीआई इनफ्लो जो रहा है 81.04 बिलियन डॉलर रहा है। एफडीआई इनफ्लो की बात है, एफडीआई पे जो जमा कराते अपन, एफडीआई में जो सिंगापुर देश में प्रथम है और महाराष्ट्र जो है राज्य में एफडीआई इनफ्लो में जो है महाराष्ट्र पहले पे आता है राज्यों में, और देश में जो है अपन सिंगापुर में ज़्यादा करते हैं। रिमिनेंट्स की मैं बात करूँ 135 बिलियन डॉलर रहा है। रिमिनेंट्स का अपना कितना है 135 बिलियन डॉलर रहा है। उस रिमिनेंट्स में जो है यूएसए से ज़्यादा अपन प्रॉफिट कमाते हैं। और राज्य की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र ज़्यादा प्रॉफिट वाला है। फॉरेक्स रिजर्व की मैं बात करूँ तो घटते क्रम के अकॉर्डिंग बात करें, फॉरेक्स रिजर्व अभी अपन ने एक आंकड़ा है जनवरी का जिसमें कहा है कि 11 माह तक आयात कर सकते हैं, इतना अपना फॉरेक्स रिजर्व है। इतना अपना फॉरेक्स रिजर्व है कि अपन 11 माह तक आयात कर सकते हैं, अच्छा रिजर्व है। घटता क्रम की बात है, विदेशी परिसंपत्ति पहले पे है, सोना सेकंड नंबर पे है, विदेशी आहरण अधिकार थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पर जो है रिजर्व ट्रेंच है अपना। ये जो ना आईएमएफ के अकॉर्डिंग है। भारतीय हरित क्षेत्रीय डिजिटल निवेश में जो है पहले स्थान पर है। ये एक अभी आया है, भारत हरित क्षेत्रीय डिजिटल निवेश की मैं बात करूँ तो उसमें पहले स्थान पे है। ये पेड़ पौधों से संबंधित नहीं, डिजिटल निवेश से संबंधित है। ये बात है अपनी, हरित का मतलब पर्यावरण मत समझे ना, डिजिटल निवेश से संबंधित है, हरित क्षेत्रीय निवेश से संबंधित है। अब मुद्रास्फीति की मैं बात करूँ तो मुद्रास्फीति में 3 चीज़ें आती है, एक तो आता है अपने कोर, एक तो अपना आता है फूड लाइन, और एक और अपना है हेडलाइन। अगर कोर की मैं बात करूँ तो 4.62% है, और हेडलाइन की मैं बात करूँ तो 1.3% है, जो कि सीपीआई के अकॉर्डिंग होता है। जो अपने राज्य में सीपीआई होता है वैसे ही हेडलाइन आता है। इसमें 1.3% हेडलाइन है, कोर जो है 4.62% है। कोर की बात है, भोजन और ईंधन को अपन हेडलाइन से जो है घटाते हैं, भोजन और ईंधन को हेडलाइन से घटाते तो अपना कोर आता है जो कि 4.62% है। और फूड लाइन जो है अपने नेगेटिव ग्रोथ है जो है ये, जो कि -2.7% की जो है नेगेटिव देखा गया फूड लाइन को। अब अपने जो है कुछ योजनाओं से संबंधित बात करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो 81% से अधिक जो है ग्रामीण जलों को जल सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, और वर्तमान में अपनी कितनी है 8,780 मेगावाट जो है अपनी वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता है, जो 2047 तक जो है अपने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और 2031-32 तक जो है अपना
2031-32 तक क्या करना है, 411 गीगावाट का स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करना है, कि स्टोरेज कैपेसिटी को बनाना है, ये बात की गई। स्कूल में 100% और कॉलेज में 50% नामांकन करना है। स्कूल में 100% 2030 तक नामांकन और कॉलेज में 50% से नामांकन जो है 2035 तक करना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की मैं बात करूँ तो अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो है 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर अपने देश में है और 42.78 करोड़ जो है कार्ड, आयुष्मान आरोग्य कार्ड जो होता है ना, आयुष्मान आरोग्य कार्ड 42.78 करोड़ जो है जारी हो चुके हैं अभी वर्तमान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। महिला श्रम बल भागीदारी की बात की जाए तो 41.7% हिस्सा है। महिला श्रम भागीदारी की बात तो 41.7% हिस्सा है, जबकि महिला बेरोजगारी दर की बात को तो 3.2% हिस्सा है, जो कि अभी लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे का अपना डाटा है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स के अगर अलग अलग वीडियो चाहिए, जैसे कि योजनाएं हो गई, भारत का भूगोल हो गया है, राजस्थान का भूगोल हो गया, कोई भी जीके से रिलेटेड किसी टॉपिक पे नोट्स चाहिए और ऐसी वीडियो चाहिए तो आगे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।